हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम एक तरीके का इंजन कूलिंग सिस्टम है। यह ऐसा इंजन कूलिंग सिस्टम है जिसमें हवा के बहते हुई धारा यानी कि स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग एयर, हवा के बहते हुई धारा के मदद से इंजन के पार्ट्स पर जो हीट है उसको रिमूव किया जाता है। इंजन के पार्ट्स पर जो हीट है उसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है, अत्यधिक गर्म नहीं होता है और ओवर हीटिंग के वजह से नहीं होते हैं। हमारा सारा इंजन का पार्ट्स बिल्कुल सकुशल रहता है। तो ऐसा इंजन जिसमें फ्लोइंग एयर के मदद से इंजन के पार्ट्स पर जो हीट है उसको रिमूव किया जाता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है, ऐसे ही कहते हैं क्योंकि यहां पर फ्लोइंग एयर क्या कर रहा है, हीटेड है। का बहता हुआ धारा है, तो हवा का बहता हुआ धारा बॉडी का जो हीट है हवा के बहते हुए धारा में जाएगा। कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन है कि रेडिएशन। हम लोग Q by T इज बोले पढ़े कि नहीं पढ़े। हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन का जो रेट है, हीट ट्रांसफर रेट होता है सरफेस एरिया। एरिया ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और हीट ट्रांसफर फॉर सरफेस एरिया। तो फिन्स क्या कर रहा है, देख रहा है सबको, सरफेस पर यहां पर क्या लगा हुआ है, फिन्स लगा हुआ है, फिन्स लगा हुआ है। अगर टॉप व्यू में देखोगे इसको तो दिस इज योर फिन्स। देखो ये पूरा सरफेस एरिया है, नीचे में भी अंदर से भी पूरा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। ये सरफेस एरिया हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंजन का पूरा हीट पहले फिन्स पर जाएगा और फिन्स जो है ये एयर को क्विकली हीट दे देगा। जो भी बहता हुआ धारा यहाँ से फ्लो करेगा ये फिन्स तुरंत उसको हीट दे देगा, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। और हीट जब पूरे सरफेस से निकलने लगेगा तो क्या होगा, फिन्स बहुत जल्दी ठंडा होगा और ये अंदर की गर्मी को तुरंत लेगा। और अंदर की गर्मी को जब तुरंत लेगा और एयर को तुरंत दे देगा, इससे क्या होगा, अंदर का गर्मी तुरंत ठंडा होने लगेगा। क्लियर पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। देखो ये एग्जाम में फिगर बनाना, दिस इज योर सिलिंड्रिकल ब्लॉक, दिस इज योर पिस्टन, दिस इज योर कनेक्टिंग रॉड, है ना। यहाँ पर जो भी कंबशन ऑफ फ्यूल हुआ जिससे ये गर्म हुआ और ये गर्म हुआ, ये फिन्स क्या किया, तुरंत उस हीट को एब्स्ट्रैक्ट किया, तुरंत उस हीट को एब्स्ट्रैक्ट किया। और ये सरफेस एरिया इंक्रीजिंग है, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग है तो बहता हुआ धारा क्या कर रहा है, उस हीट को तुरंत निकाल रहा है। और ये क्या हो रहा है, जब फिन्स तुरंत ठंडा हुआ फिर तुरंत अंदर का गर्मी लिया और तुरंत बाहर फेंका, तो क्विकली हीट का ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है। क्लियर पॉइंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये एक आइडिया हम आपको दिए कि एयर कूलिंग सिस्टम एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब एक एक करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पढ़िए। इन एयर कूलिंग सिस्टम हीट ऑफ इंजन इज डिसिपिएटेड बाय द हेल्प ऑफ मूविंग एयर। एयर कूलिंग सिस्टम में इंजन का जो हीट है, इंजन के पार्ट्स पर जो हीट है वो डिसिपिएट होता है, ट्रांसफर होता है किसको, तो मूविंग एयर को। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सिस्टम द सिलेंडर वॉल एंड सिलेंडर हेड इज फिटेड विथ फिन्स। आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम में आप देखिए सिलेंडर वॉल्स पर या सिलेंडर के हेड पर क्या लगा होता है, फिन्स लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है, फिन्स लगा हुआ होता है, विच प्रोवाइड्स इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, जिससे सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। इनिशियली द हीट फ्रॉम द इंजन इज कंडक्टेड टू द फिन्स। शुरुआत में हीट कहाँ होगा, सिलेंडर ब्लॉक से हीट कहाँ जाएगा, फिन्स पर जाएगा। कहाँ जाएगा, फिन्स पर। नाउ व्हेन द स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग एयर पासेस ओवर दीज फिन्स, और उसके बाद जो बहता हुआ धारा इस फिन्स के ऊपर से पास करेगा तो कन्वेक्शन के माध्यम से हीट को खींच लेगा। It carries away this heat through itself by the process of convection। बहता हुआ धारा जब फिन्स के ऊपर से पास करेगा तो जो फिन गर्म हुआ है, क्योंकि कंडक्शन के माध्यम से बॉडी का हीट इस फिन्स को गया है, तो
बहता हुआ धारा इस फिन से कन्वेक्शन के माध्यम से हीट को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यही प्रोसेस, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, चलिए क्लियर है पॉइंट। तो अभी तक हम लोग ये जान गए हैं कि एयर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, बहते हुए हवा के धारा की मदद से हम लोग इंजन के पार्ट्स को कूल करते हैं। इसमें क्या होता है कि सिलेंडर के ब्लॉक पर और सिलेंडर के हेड पर फिन्स लगाते हैं। फिन्स क्या प्रोवाइड करता है, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। सबसे पहले इंजन के पार्ट्स में जो हीट है वो कंडक्शन के माध्यम से फिन्स पर जाते हैं, और फिर जब फ्लोइंग एयर उस फिन्स के सरफेस से पास करता है तो कन्वेक्शन के मदद से उस हीट को खींच के निकालता है, और इस प्रोसेस के द्वारा हमारा इंजन ठंडा हो जाता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स पॉइंट यहां पर है कि हमारा जो इफेक्टिवनेस है इस कूलिंग सिस्टम का वो किस पर निर्भर करता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस कूलिंग सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, किन किन फैक्टर पर इफेक्टिवनेस निर्भर करता है। तो सबसे पहला सरफेस एरिया प्रोवाइडेड बाय फिन्स। फिन्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन उतना ज्यादा होगा। फिन्स तुरंत अपने हीट को एयर को दे देगा, और फिन्स जब हीट को तुरंत एयर को दे देगा फिन्स ठंडा होगा। फिन्स जब ठंडा होगा तो तुरंत बॉडी से हीट को रिमूव करेगा और बॉडी को भी ठंडा करेगा। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, मोर विल बी द नंबर ऑफ फिन्स, more will be the surface area, and more will be the heat transfer between air and fins, hence increases the rate of cooling. जितना ज्यादा fins उतना ज्यादा सरफेस एरिया, उतना ही ज्यादा हीट का ट्रांसफर एयर और फिन्स के बीच में, और उतना ही तेजी से आपका इंजन का पार्ट्स ठंडा होगा। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन फिन्स एंड एयर। फिन्स और एयर के बीच में जितना टेम्परेचर डिफरेंस है, जितना ज्यादा हीट ट्रांसफर, हीट जल्दी ट्रांसफर कर गया, फिन्स जल्दी ठंडा हो गया। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा फिन्स और एयर के बीच में, उतना ही जल्दी क्या होगा, पता है ना कि हीट ट्रांसफर का जो रेट होता है वो किस पर निर्भर करता है, एच ए डी थीटा पर। डी थीटा जितना ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर का रेट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो याद रखना है, मोर विल बी द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन फिन्स एंड एयर, मोर विल बी द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, एंड दस इंक्रीजेस द रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग भी क्या होगा, बढ़ेगा। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फिन्स आपको बताए हैं, ये सिलेंडर ब्लॉक है और यहां पर फिन्स लगा हुआ है, फिन्स लगा हुआ है, फिन्स लगा हुआ है, फिन्स लगा हुआ है। फिन्स कंडक्शन के माध्यम से हीट पार्ट से निकाल रहा है। फिन्स का थर्मल कंडक्टिविटी के जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इंजन का पार्ट यानी कि सिलेंडर ब्लॉक से फिन्स पर हीट जाएगा, और जितना ज्यादा हीट यहां से जा रहा है इंजन उतना ही ठंडा हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो सिलेंडर ब्लॉक और फिन्स के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन की वजह से, उसका फार्मूला क्या, हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन क्या होता है, के ए डी थीटा बाई डी एक्स। पढ़े हो कि नहीं तुम लोग, पढ़े हो। के क्या है, ये जो फिन्स है इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। के का वैल्यू जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा इस फिन्स और बॉडी के बीच में हीट का ट्रांसफर होगा, और उतना ही तेजी से क्या होगा, फिन्स गर्म होगा, या उतना ही तेजी से क्या होगा, ये बॉडी ठंडा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां याद रखना है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फिन्स मोर विल बी द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फिन। फिन का थर्मल कंडक्टिविटी जितना ज्यादा, के जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम इंजन टू फिन इंक्रीजेज। इंजन से फिन का तरफ जो हीट का ट्रांसफर हो रहा रेट वो बढ़ेगा, और इंजन कूलिंग इंक्रीजेज, और इंजन का कूलिंग भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। एयर वेलोसिटी, हवा जो इससे फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी अगर ज्यादा होगा तो एयर का फ्लोइंग रेट बढ़ेगा, और एयर का फ्लोइंग रेट बढ़ेगा। एयर अगर तेजी से फ्लो करेगा तो उतना ही ज्यादा हीट को खींच के निकालेगा, हीट को रिमूव करेगा फिन से, फिन्स ठंडा होगा, बॉडी से तुरंत हीट लेगा, गर्म होगा, तुरंत हीट को एयर को दे देगा। ठीक है, तो याद रखना आपको ये भी पॉइंट, इफ रेट ऑफ एयर फ्लो इज हाई, अगर एयर फ्लो का रेट बढ़ता है, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग को भी क्या करता है, ये बढ़ा देता है। तो ये भी माय डियर स्टूडेंट्स क्या था, इफेक्टिवनेस और कूलिंग सिस्टम किस पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइडेड बाय फिन्स पर, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन फिन्स एंड एयर पर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फिन्स पर, और एयर वेलोसिटी पर। इन चार फैक्टर पर हमारे एयर कूलिंग सिस्टम का इफेक्टिवनेस निर्भर करता है। कितना इफेक्टिव एयर कूलिंग सिस्टम होगा, ये 4 पॉइंट्स आपको बताते हैं। नेक्स्ट,
चलिए एडवांटेज ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम का क्या एडवांटेज? सबसे पहला, तुम जितना भी कूलिंग सिस्टम आगे पढ़ोगे, वाटर कूलिंग सिस्टम पढ़ोगे या ऑयल कूलिंग सिस्टम पढ़ोगे, तो उसमें तुम देखोगे डिजाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ज्यादा होते हैं। जैसे वाटर कूलिंग सिस्टम में देखोगे हॉस पाइप होता है, रेडिएटर होता है, रेडिएटर में 2 टैंक होते हैं, अपर टैंक लोअर टैंक, ट्यूब्स होते हैं, या पंप सर्कुलेशन सिस्टम में देखोगे इंपेलर लगा होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। एयर कूलिंग सिस्टम में कुछ नहीं, केवल फिन्स ही तो है। इसलिए एयर कूलिंग सिस्टम जो होता है बड़ा ही सिंपल होता है अपने डिजाइन में। इट्स डिजाइन ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम इज सिंपल, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा पार्ट्स तो है नहीं। इट इज लाइटर इन वेट देन वाटर कूल्ड सिस्टम। वाटर कूल्ड सिस्टम के कंपैरिजन में ये काफी लाइटर इन वेट है, एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर, और चूंकि यहाँ पानी नहीं होता है, वाटर जैकेट नहीं होता, रेडिएटर नहीं होता, सर्कुलेटिंग पंप नहीं होता है, वेट ऑफ कूलिंग एंड सॉरी यहाँ पर कुछ पॉइंट मिस हो गया। इट इज लाइटर इन वेट देन वाटर कूल्ड इंजन। वाटर कूल्ड इंजन के रेस्पेक्ट में ये लाइटर इन वेट होता है, या वाटर कूल्ड इंजन नहीं लिखो, वाटर कूल्ड सिस्टम लिखो, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। वाटर कूल्ड सिस्टम के कंपैरिजन में ये लाइटर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ वाटर जैकेट नहीं होता, रेडिएटर नहीं होता, सर्कुलेटिंग पंप नहीं होता। इसको काट देना, इसको काट देना, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। इट इज चीपर टू मैन्युफैक्चर, सस्ता है मैन्युफैक्चरिंग करने में, क्योंकि कंपोनेंट्स सब बहुत कम होते हैं। अब पंप है नहीं, हॉस पाइप वगैरह है नहीं, वाटर जैकेट है नहीं, तो मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं। इट नीड्स लेस केयर एंड मेंटेनेंस की भी बहुत जरूरत नहीं है इसमें। दिस सिस्टम of cooling is particularly advantageous where there are extreme cold climatic condition in Arctic where there is scarcity of water as in desert। देखो यहाँ पर ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है कि इस तरीके का कूलिंग सिस्टम वहां पर बहुत ही ज्यादा एडवांटेजियस है जहां पर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि जब एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होगा और तुम वाटर कूल्ड सिस्टम यूज करोगे तो वाटर कूल्ड सिस्टम में फ्रीजिंग का समस्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग को पानी में एंटी फ्रीज केमिकल डालना पड़ता है। तो यहाँ पर वैसा जरूरत नहीं। या डेजर्ट में जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम है, वहां पर भी इसको हम लोग काफी यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्कैर्सिटी ऑफ वाटर अगर रहेगा तो वाटर कूल्ड सिस्टम को यूज ही नहीं कर सकते। एयर कूल्ड सिस्टम को डेजर्ट में जहाँ पर पानी की उपलब्धता नहीं है वहां भी इसको यूज किया जा सकता है। तो यही पॉइंट आपको बता रहा है। नेक्स्ट है no risk of damage of frost such as cracking of cylinder jackets or radiator water tubes। देखो वाटर कूल्ड सिस्टम में क्या होता है ना कि रेडिएटर में जो ट्यूब होते हैं उसमें पानी भरा हुआ होता है, अत्यधिक ठंडा जब पड़ता है तो पानी में बर्फ जम जाता है, और जैसे इंजन चलेगा क्या होगा, बर्फ मेल्ट करेगा, तो जब बर्फ मेल्ट करता है तो हो सकता है कि ट्यूब को ब्लास्ट कर दे, ऐसा होता है, ठीक है। तो याद रखना कि वाटर कूल्ड सिस्टम जब हम चलाते हैं तो उस वाटर के अंदर में हमको एंटी फ्रीज केमिकल्स मिलाना होता है जिससे पानी फ्रॉस्ट नहीं करता, ठीक है। तो याद रखना है कि पानी अगर फ्रॉस्ट करेगा तो जैसे इंजन चालू होगा, पानी जब डीफ्रॉस्ट करता है तो उस समय इंजन कूलिंग सिस्टम के पार्ट्स को डैमेज करता है, तो वो सब समस्या इसमें नहीं देखने को मिलता है। तो ये नो रिस्क ऑफ डैमेज फ्रॉम फ्रॉस्ट सच एज क्रैकिंग ऑफ सिलेंडर जैकेट्स और रेडिएटर ट्यूब्स, यही पॉइंट यहाँ पर लिख रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द एडवांटेज ऑफ एयर कूल्ड सिस्टम। ये एयर कूल्ड सिस्टम का एडवांटेज है कि इसका डिजाइन बहुत सिंपल होता है, ठीक है। इट इज लाइटर इन वेट, वाटर कूल्ड सिस्टम के कंपैरिजन में काफी लाइटर होता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर जैकेट्स नहीं होते हैं, रेडिएटर नहीं होते हैं, सर्कुलेटिंग पंप नहीं होते हैं। ये काफी चीपर है, बनाने में काफी सस्ता होता है। इट नीड्स लेस केयर एंड मेंटेनेंस, क्योंकि पंप वगैरह है नहीं, हॉस पाइप वगैरह इसमें रहता नहीं है, तो इसका मेंटेनेंस काफी आसान होता है। दिस सिस्टम ऑफ कूलिंग इज पर्टिकुलरली एडवांटेज वेयर देयर आर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। ये काफी एडवांटेजियस है उस रीजन में जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ठंडा है, क्योंकि अगर वहां वाटर कूल्ड इंजन को यूज कीजिएगा, वाटर कूल्ड सिस्टम को यूज कीजिएगा तो उसमें फ्रीजिंग का समस्या हो सकता है। फ्रीजिंग का जब समस्या होगा तो जो भी कूलिंग सिस्टम के पार्ट्स है उसको डैमेज कर सकता है फ्रॉस्ट, ठीक है। या उस रीजन में जहां पर पानी की स्कैर्सिटी होती है वहां पर यह सिस्टम काफी ज्यादा लाभदायक होता है। नो रिस्क ऑफ डैमेज फ्रॉम फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट से कोई डैमेज इसको नहीं है, जैसे क्रैकिंग या सिलेंडर जैकेट्स या रेडिएटर ट्यूब डैमेज करता है फ्रॉस्ट की वजह से, लेकिन इसमें तो ये सब होता ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, डिसएडवांटेज। पढ़िए, डिसएडवांटेज ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम, इट कैन बी अप्लाइड ओनली टू स्मॉल एंड मीडियम इंजन्स, कूलिंग इज नॉट यूनिफॉर्म।
देखो यहाँ पर जो कूलिंग है, कूलिंग का रेट उतना अधिक नहीं होता है एज कम्पेयर टू वाटर कूल्ड सिस्टम, इसलिए इसको हम लोग बाइक या मोटरसाइकिल वगैरह में यूज ही जनरली करते हैं। ठीक है, हम लोग के कार में पुराने जमाने में वाटर कूल्ड सिस्टम ही यूज होता था, और आज के समय में हम लोग कूलेंट का यूज करने लगे हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल के मदद से हम लोग इंजन को ठंडा करते हैं। ऑयल कूलिंग सिस्टम आज के समय यूज होता है। ठीक है, तो ये स्मॉल या मीडियम इंजन के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, दूसरा, इट इज सुटेबल इन प्लेसेस वेयर एम्बिएंट टेम्परेचर आर लोअर। ये वहां यूज हो सकता है जहां पर गर्मी कम पड़ता हो, जहां पर हवा ठंडा होगा। हवा जब ठंडा होगा तभी तो फिन से हीट को एब्स्ट्रैक्ट करके निकालेगा और इंजन को जल्दी ठंडा करेगा। जहां पर हवा ही गर्म होगा वो इंजन से हीट काहे को खींच के निकालेगा, या हीट निकालेगा भी तो कम निकालेगा, तो वहां पर ये सुटेबल नहीं है। उसी जगह में सुटेबल है जहां पर एम्बिएंट यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर काफी लो रहता है। ठीक है, लेस इफेक्टिव एज कंपेयर टू वाटर कूल्ड सिस्टम। वाटर कूल्ड सिस्टम के कंपैरिजन में ये काफी कम इफेक्टिव होता है, इसका कूलिंग रेट उतना बढ़िया नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसका डिसएडवांटेजेस था माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। हैव अ वेरी गुड डे।